अपने पास इकलौता बचा 100 रुपए का नोट और एक थैला उठाकर श्यामलाल जी सब्जी मंडी जाने लगे। तो अपनी पत्नी को आवाज दी, माधवी, दरवाजा बंद कर लेना, मैं सब्जी लेकर आता हूँ। ठीक है, लेकिन धनिया पत्ती और हरी मिर्च लाना मत भूलना। चलते चलते श्यामलाल जी के दिमाग में कई तरह के विचार आ रहे थे। मस्तिष्क असमंजस की स्थिति में था। अरे श्याम बाबू, आइए आइए, आज बड़े दिनों बाद दर्शन दिए आपने। पहले तो आए दिन सब्जियां लेने आ जाते थे। सब्जी वाले ने पूछा। हाँ दीनदयाल, पहले की बात और थी, लेकिन अब दो बूढ़े जन कितनी सब्जियां खा लेंगे। फिर महंगाई भी तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इतना खर्च क्यों करना। श्यामलाल जी ने जवाब में कहा। ये बात तो है बाबूजी। अच्छा बताइए, कौन कौन सी सब्जियां लेंगे? सब्जी वाले ने उत्सुकता से पूछा। तो सोच विचार करते हुए श्यामलाल जी बोले, बस आधा किलो आलू, प्याज और आधा किलो टमाटर दे दो। थोड़ा धनिया भी डाल देंगे। ठीक है बाबूजी। 150 रुपए हो गए। सब सब्जियों के साथ धनिया पत्ते और हरी मिर्च डालते हुए सब्जी वाले ने कहा। तो श्यामलाल जी ने संकोच भरी नजरों से उसकी ओर देखा और अपने कुर्ते की जेब से 100 रुपए निकाले और आगे बढ़ाते हुए बोले, दीनदयाल, अभी ये 100 रुपए ही रख लो। वो क्या है ना, पैसे तो मैं ज्यादा लेकर आया था, लेकिन यहाँ आने से पहले दवाइयाँ खरीदने चला गया। दवाइयों की कीमतें भी तो इतनी बढ़ गई है कि बाकी सारे पैसे उसमें ही खर्च हो गए। 50 रुपए फिर दे दूंगा। तो दीनदयाल बोला, क्या बाबूजी, बरसों से आप मुझसे सब्जी खरीद रहे हैं, मैंने आपसे कभी पैसे मांगे हैं? जब कभी पैसे हों तब दे देना। अभी ये 100 रुपए रख लीजिए। अरे नहीं दीनदयाल, मैं आता हूँ एक दो दिन में, कहते हुए श्यामलाल जी सब्जियां लेकर घर वापस लौट आए। अरे, आ गए आप? ये है क्या? आप तो पूरी तरह भीगे हुए हैं पसीने से। क्या पैदल गए थे? माधवी जी ने पूछा। तो श्यामलाल जी ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर माधवी जी गुस्से से बोली, आपको कितनी बार कहा है कि ऑटो से जाया करो, लेकिन आप मानते कहाँ हैं। ये है क्या? आप तो सब्जियां लेने गए थे, बस आलू प्याज लेकर वापस लौट आए। तो क्या करता माधवी, सिर्फ 100 रुपए थे जेब में। यह सब्जियां भी 150 रुपए की है। अभी 50 रुपए देने बाकी हैं। इज्जत बचाने के लिए सब्जी वाले के सामने भी झूठ बोलना पड़ा कि पैसे तो लाया था, पर दवाइयों पर खर्च हो गए। कहने को तो आईएएस बेटे का बाप हूँ, पर जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं। कहते कहते श्यामलाल जी की आंखों में नमी तैर गई। तो माधवी जी उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, अगर पेंशन के पैसे खत्म हो गए थे तो आदित्य को फोन करके पैसे भेजने को कह देते। पेंशन आने में तो अभी 2-3 दिन बाकी हैं। लेकिन माधवी, ये बात उसे खुद भी तो समझनी चाहिए ना, कि अपने माँ बाप के प्रति भी कुछ कर्तव्य है उसके। पेंशन के तौर पर जो मिलता है 20,000 रुपए प्रति माह, उसमें से 10,000 लोन की किस्त के रूप में चले जाते। वह लोन जो अपने बेटे आदित्य की पढ़ाई के लिए मैंने लिया था, उसे मैं आज तक नहीं चुका पाया। इतनी कम आय में इस महानगर में रहना मुमकिन नहीं है। जिसका कैरियर बनाने के लिए हम लोगों ने अपनी इच्छाओं का गला घोट दिया, वही आज अपने माँ बाप को बुलाकर अपना अलग बंगला बनाकर ठाठ से जी रहा है। क्यों माधवी, क्या बुढ़ापे में हमें बच्चों के साथ की जरूरत नहीं थी? श्यामलाल जी के दिल की कड़वाहट शब्दों के जरिए बाहर आई, तो माधवी जी के दिल में छिपा दर्द भी आंखों के जरिए बाहर आने को बेताब हो उठा। परंतु फिर अपने आंसुओं को किसी तरह छुपाते हुए चेहरे पर एक फीकी मुस्कुराहट लिए वो अपने पति को समझाने लगे, आप तो जानते ही हैं कि आजकल के बच्चे अपनी मर्जी के मालिक हैं, अपनी जिंदगी अपने तौर तरीके से जीना चाहते हैं, तो इसमें क्या हर्ज है? बच्चे खुश रह रहे, माँ बाप को तो इसी में खुशी मिल जाती है। बस भी करो माधवी, हर बार की तरह आज भी बेटे बहू की करतूतों पर पर्दा डालने लगे। श्यामलाल जी ने गुस्से में कहा। तो कुछ देर के लिए माधवी जी शांत हो गई और फिर प्यार से बोली, अजी, मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूँ, पर बड़े सयाने ये भी कह गए हैं कि जब कहीं जोर न चले तो स्वयं को समझा लेने में ही भलाई है। तो चलिए,
फोन लगाई अपने बेटे को। श्यामलाल जी के हाथों में मोबाइल देते हुए माधवी जी ने कहा और उनके पास सोफे पर बैठ गई। श्यामलाल जी ने फोन लगाया। बेल बजती रही, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। बहुत बार कोशिश की, तो आखिरकार उनके बेटे आदित्य ने फोन उठा लिया। लेकिन श्यामलाल जी के कुछ कहने से पहले ही आदित्य बोला, पिताजी, अभी मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, कल बात करता हूँ मैं आपसे। ऐसा कहकर उसने फोन रख दिया। क्या हुआ जी? फोन नहीं उठाया उसने? माधवी जी ने पूछा। तो श्यामलाल जी बोले, फोन तो उठाया था, लेकिन तुम्हारे लाडले के पास समय नहीं है, यह कहकर फोन रख दिया कि कल बात करूंगी। अच्छा, कोई बात नहीं, बड़ा अफसर है, होगा किसी जरूरी काम में। चलिए, मैं चाय बनाती हूँ। कहते हुए माधवी जी रसोई घर में चली गई। अगले दिन श्यामलाल जी अपने बेटे के फोन का इंतजार करते रहे, लेकिन फोन नहीं आया। ऐसा भी क्या व्यस्त है जो अपने माँ बाप को एक फोन तक नहीं कर सकता वो? श्यामलाल जी उदासी भरे स्वर में बोले। तभी उनके मोबाइल की बेल बजी। तो माधवी जी ने कहा, देखा, हमारा बेटा इतना भी बुरा नहीं है जितना आप समझते हैं। अरे नहीं, आदित्य का फोन नहीं है, ये तो शर्मा जी, हमारे पुराने पड़ोसी। कहते हुए श्यामलाल जी ने फोन उठाया, तो दूसरी तरफ से आवाज आई, अरे भाई श्यामलाल जी, कैसे हो? तबीयत तो ठीक रहती है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है, श्यामलाल जी ने कहा। तो शर्मा जी बोले, अगर सब ठीक है तो कल पार्टी में क्यों नहीं आए आप दोनों? उनकी बात सुनकर श्यामलाल जी हैरानी भरे स्वर में बोले, पार्टी? कैसी पार्टी? अरे भाई, कमाल करते हो तुम भी। कल तुम्हारे बेटे बहू की मैरिज एनिवर्सरी थी, क्या शानदार पार्टी दी थी उन्होंने। शर्मा जी ने कहा। तो श्यामलाल जी को तो जैसे काटो तो खून नहीं, उनका पूरा बदन एकदम सुन्न सा पड़ गया। तभी शर्मा जी बोले, क्या हुआ श्यामलाल जी, कहाँ गुम हो गए? फिर स्वयं को संभालते हुए श्यामलाल जी ने कहा, अरे हाँ, वह बच्चों ने तो बुलाया था, लेकिन मेरे सिर में बहुत दर्द था, इसलिए कहीं जाने का मन नहीं हुआ, और वैसे भी मुझे तो घर का खाना ही भाता है। तो शर्मा जी ने कहा, वैसे श्यामलाल जी, एक बात तो माननी पड़ेगी, आज जिस मुकाम पर आपका बेटा पहुंच चुका है, आपके बरसों की तपस्या का ही फल है। इतने बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है उसका, और अब तो उसे नौकरी में और भी तरक्की मिल गई है। शर्मा जी कहते जा रहे थे और श्यामलाल जी नम आंखें लिए वह सब बातें सुनते जा रहे। शर्मा जी से बात करने के बाद जब श्यामलाल जी ने फोन रखा, तो माधवी जी हैरानी से बोली, आपको उन पर झूठ क्यों बोल रहे थे? आपको कब हुआ सरदर्द? फिर श्यामलाल जी ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, माधवी, कल हमारे बेटे बहू की मैरिज एनिवर्सरी थी। कल रात को हमारे अफसर बेटे ने दूसरे दोस्तों और जान पहचान वालों को 5 स्टार होटल में पार्टी दी है। इसी काम में व्यस्त होगा, जो मुझसे बात करने के लिए भी समय नहीं था उसके पास। यह सुनकर माधवी जी बोली, अरे हाँ, कल तो 3 अक्टूबर थी। 3 अक्टूबर को तो बच्चों की एनिवर्सरी होती है, हम कैसे भूल गए उन्हें विश करना। शायद इसलिए बच्चे हमसे नाराज होंगे। तभी तुम भी हद करती हो माधवी, हमने विश नहीं किया तो क्या तभी वे हमें पार्टी में नहीं बुलाया गया उन्होंने? सच तो यह है कि उन तथाकथित हाई सोसाइटी के लोगों के बीच हमें बुलाकर हमारे बेटे बहू की शान में कमी आ जाती। शर्मा जी बता रहे थे कि शहर के बड़े बड़े रसूखदार लोग आए हुए थे पार्टी में। तुम ही बताओ, अब मैं बहाना न बनाता तो और क्या कहता कि हमारे बेटे ने पार्टी में अपने माँ बाप को न्योता तक नहीं दिया। अभी श्यामलाल जी अपनी पत्नी को यह सब बातें बता ही रहे थे कि उनके मोबाइल पर नोटिफिकेशंस आने लगे। देखा तो शर्मा जी ने रात की पार्टी की कुछ तस्वीरें और वीडियो व्हाट्सएप पर भेजी थी। सभी तस्वीरों और वीडियोस को देखकर श्यामलाल जी और माधवी जी हैरान हो गए। पार्टी वाकई बहुत शानदार थी। बड़े बड़े मंत्री और सेलिब्रिटीज आए हुए थे। आदित्य के दोस्तों और जान पहचान के लोगों के अलावा उनकी बहू के माता पिता और अन्य रिश्तेदार भी पार्टी में मौजूद थे। सेलिब्रेशन में एक बहुत बड़ा केक रखा गया था। बहू के माता पिता केक काटते समय उन दोनों के साथ खड़े थे। यह सब देखकर श्यामलाल जी और माधवी जी स्वयं को जमीन में गड़ा हुआ महसूस कर रहे थे। अगले 2 दिन जैसे तैसे उन्होंने घर का खर्च चलाया। तीसरे दिन हाथ में पेंशन आई, तो श्यामलाल जी सबसे पहले सब्जी वाले के पैसे देने चले गए। लेकिन घर जाने के लिए जैसे ही वापस मुड़े, तो हर बार की तरह रास्ते में
फलों की एक दुकान पर रुक गए। जैसे ही अंदर गए तो दुकानदार, जिसका नाम सोहन था, उन्हें देखते ही अपनी कुर्सी से उठकर उनके पैर छूने लगा। तो श्यामलाल जी ने उसे अपने गले से लगा लिया। आप कैसे हैं काका? दुकानदार ने पूछा। तो श्यामलाल जी बोले, अच्छा हूँ बेटा, बहुत दिनों से तुमसे मुलाकात नहीं हुई थी तो मिलने चला आया। काम धंधा कैसा है बेटा? काका, आपकी मेहरबानी और ऊपर वाले की कृपा से सब कुछ अच्छा है। कहते हुए सोहन श्यामलाल जी के लिए फल डालने लगा। अरे नहीं बेटा, फलों की जरूरत नहीं है। अरे खाया पिया करो काका, देखिए तो कमजोर होते जा रहे हैं। कहते हुए दुकानदार ने फलों का लिफाफा लिफाफा भर के उनके पास रख दिया। लेकिन सोहन बेटा, जितने पैसे लाया था वो तो खर्च हो गए। क्यों शर्मिंदा करते हैं काका? आपके कारण ही तो मैं आज अपने पैरों पर खड़ा हूँ। मैं भूला नहीं हूँ। जिस समय कोई भी मेरी मदद करने को तैयार नहीं था तो आपने ही तो मेरी मदद की थी। 8 वर्ष पहले जब मेरे पिता का साया मेरे सर से हट चुका था और मेरी माँ बीमार थी तो एक पैसा भी नहीं था मेरे पास उनके इलाज के लिए। उनका इलाज करवाने के लिए मैं चोरी का रास्ता अपनाने को मजबूर हो गया। तब आपने न सिर्फ मेरी माँ के इलाज में मेरी मदद की बल्कि मुझे कुछ पैसे देकर यह कारोबार भी शुरू करवाया। आपके उन एहसानों का बदला तो मैं उम्र भर भी नहीं चुका सकता। कुछ देर सोहन के साथ हालचाल बांटकर श्यामलाल जी अपने घर वापस लौट आए। कुछ दिन यूं ही बीत गए। एक दिन सुबह सैर करके घर लौटे तो श्यामलाल जी बोले, अरे यह क्या माधवी, अभी तक सोई हो? तबीयत तो ठीक है ना? पता नहीं, फिर से सीने में जलन हो रही है। अरे माधवी, कितनी बार कहा है, एक बार चलकर चेकअप करा लेते हैं, लेकिन तुम मानती कहाँ हो। खर्च के डर से अपनी सेहत को तो नजरअंदाज करना तो ठीक नहीं है ना। आज तुम्हें डॉक्टर के पास चलना ही पड़ेगा। जिद करके श्यामलाल जी माधवी जी को पास में रहने वाले अपने फैमिली डॉक्टर के पास ले गए। लेकिन डॉक्टर ने चेकअप करके बताया, मामला कुछ गंभीर है, आप इन्हें किसी अच्छे अस्पताल में दिखाइए। श्यामलाल जी चिंता में पड़ गए। ये सोचकर कि बड़े अस्पताल में खर्च भी बड़ा होगा, डॉक्टर से चेकअप कराकर जब घर लौटे तो श्यामलाल जी ने फिर से अपने बेटे को फोन लगाया। हेलो बेटा। हाँ पिताजी, कैसे हैं आप? बहुत दिनों से कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा समय निकाल कर आपसे मिलने आ सकूं, लेकिन हर बार कोई ना कोई काम निकल आता है। ओ बेटा, मैं तो ठीक हूँ, पर तेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ माँ को? आदित्य ने पूछा तो श्यामलाल जी रुद्ध स्वर में बोले, पता नहीं, कुछ दिनों से बीमार चल रही, बड़े अस्पताल में दिखाने की सलाह दी है डॉक्टर ने। और तुझे तो पता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तो पिताजी, उन्हें डॉक्टर मल्होत्रा के पास ले जाइए ना, मैं उनसे बात कर लूंगा। हाँ बेटा, वह तो ठीक है, परंतु अगर उन्हें टेस्ट करवाने को कहा या फिर किसी और अस्पताल में जाने को कहा तो पैसे तो चाहिए होंगे ना। अरे पिताजी, पूरे शहर में आप कहीं से भी इलाज करवाइए, कोई भी टेस्ट करवाइए, बस मुझसे बात करवा देना। अब मैं फोन रखता हूँ पिताजी, थोड़ा काम है। श्यामलाल ने फोन पर हेलो हेलो करते रह गए, पर दूसरी ओर से फोन कट चुका था। लाचार होकर वे कुर्सी पर बैठे। 3 दिन बाद रविवार को आदित्य ने अपनी पत्नी मुस्कान से कहा, मुस्कान, जल्दी से तैयार हो जाओ, आज माँ पिताजी से मिलने जाना है। क्या? मैं नहीं जाने वाली उस बस्ती में, मुस्कान ने नाक मुंह सिकोड़ते हुए कहा। तो आदित्य ने कहा, लेकिन मुस्कान, माँ की तबीयत खराब है, 3 दिन हो गए हैं, पिताजी का भी फोन आया था और मिलने जाना तो दूर, मैं तो उन्हें पैसे तक नहीं भेज पाया। तो ड्राइवर के हाथ भेज दो ना पैसे, मुझे चलने को मत कहो। लेकिन मुस्कान, माँ का हालचाल पूछने तो जाना पड़ेगा। यह तो अच्छा हुआ कि उन्होंने दोबारा फोन नहीं किया, वरना मेरे पास समय कहाँ था वहां जाने के लिए। यह सुनकर मुस्कान घबराई हुई सी बोली, अरे हाँ, 2 दिन पहले पिताजी का फोन आया था मेरे फोन पर, मैं तुम्हें बताना ही भूल गई। क्या? तुम ये बात भूल कैसे सकती हो? वो दरअसल तुम उस वीडियो कॉन्फ्रेंस में बिजी थे
वह तुमसे बात करना चाहते थे। मैंने कहा मैं बाद में बात करवा दूंगी, लेकिन आदित्य मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई परेशानी वाली बात होगी। आदित्य ने बिना देर की अपने पिता को फोन लगाया, लेकिन फोन व्यस्त था। मैं अभी वहां जाता हूँ कहकर आदित्य जल्दबाजी में बाहर निकल गया। कुछ देर बाद श्यामलाल जी के घर के बाहर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी और गाड़ी से उतरकर आदित्य घर के अंदर आया। उस समय उसके पिता अपने एक दोस्त के साथ बैठे हुए थे। अंदर आते ही आदित्य ने उन दोनों के पैर छुए, अपनी जेब से 10,000 रुपए निकाल कर मेज पर रखे और पास रखे टेलीफोन की ओर देखते हुए नाराजगी जताते हुए बोला, क्या पिताजी, मैंने आपको कितनी बार फोन किया, लेकिन आपका फोन ही नहीं लगा। यह देखो, आपने रिसीवर ही ठीक से नहीं रखा। अच्छा बेटा, और मैं तुम्हें 2 दिनों से फोन कर रहा हूँ, उसका क्या? अरे पिताजी, क्या बताओ, मैं कितना व्यस्त था। जिस समय आपका फोन आया मैं उस समय सीएम के साथ वीडियो कॉल पर था। लेकिन आपने दोबारा फोन क्यों नहीं किया? बेटा, मैंने एक बार नहीं, कम से कम 10 बार फोन लगाया था बहू के मोबाइल पर। यकीन नहीं होता तो देखो मेरा मोबाइल। अच्छा, शायद उसका फोन स्विच ऑफ होगा। चलो छोड़ो, आप यह मिठाई खाओ। पिताजी, अब आपके बेटे की तरक्की हो चुकी है, मैं कैबिनेट सेक्रेटरी बन चुका हूँ। लीजिए काका, आप भी खाइए। माँ, जल्दी बाहर आओ, मैं आपकी फेवरेट मिठाई लाया हूँ। बहुत बड़ी खुशखबरी है। रहने दो बेटा, तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। श्यामलाल जी गंभीर स्वर में बोले। तो आदित्य विस्मित सा उनकी ओर देखने लगा। सिर्फ तुम्हारी लापरवाही के कारण मेरी माधवी हमेशा हमेशा के लिए, कहते हुए श्यामलाल जी की आंखें आंसुओं से भर आई। क्या, ये क्या कह रहे हैं आप? आदित्य चिल्लाने लगा। तभी श्यामलाल जी के दोस्त भूषण जी ने कहा, बेटा, तुम्हारे पिता ने डॉक्टर मल्होत्रा से सलाह ली तो उन्होंने अच्छे अस्पताल में जाने को कहा, लेकिन बिना पैसे के बड़े अस्पताल में तुम्हारी माँ को एडमिट तक नहीं किया गया। तुम्हारा यह बूढ़ा बाप उन लोगों के सामने गिड़गिड़ाता रह गया, लेकिन पैसे जमा करवाए बिना वह इलाज शुरू करने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। यह सब सुनकर आदित्य के होश उड़ गए। वह अपना सिर पकड़कर जमीन पर बैठ गया। आज उसकी माँ उसकी लापरवाही के कारण ही इस दुनिया से चली गई थी। फिर कांपते स्वर में वह बोला, और माँ का अंतिम संस्कार भी परसों ही हो चुका है। फिर रोते हुए आदित्य बोला, आपने मुझे बताया तक नहीं। ऐसा क्यों किया आपने? ऐसा क्यों किया? बेटा, मेरे पास यहाँ बहुत लोग हैं मदद के लिए। तुम अपने घर जाओ। जरूरत के समय पर अगर तुम यहाँ होते तो आज माधवी हमारे साथ होती। अब निकल जाओ यहाँ से। और हाँ, आपने यह अपने यह पैसे भी लेते जाओ। अब कोई जरूरत नहीं है मुझे इनकी। उदास भाव से आदित्य अपने घर वापस लौट आया। ऐसे कैसे कर सकते हैं पिताजी मेरे साथ? अपनी माँ के अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाया मैं। आदित्य के इस बात पर उसकी पत्नी मुस्कान बोली, लेकिन आदित्य, पिताजी ने उनका संस्कार इतनी जल्दी क्यों कर दिया? मुस्कान, अगर तुमने फोन उठाया होता तो यह नौबत ना आती। यह देखो, तुम्हारे फोन में 10 मिस्ड कॉल। लेकिन आदित्य, यह कॉल्स किसी अनजान नंबर से आई हैं। मुझे कैसे पता चलता कि फोन तुम्हारे पिताजी का है? 2 दिन बीते तो आदित्य के पास उसके ससुर जी का फोन आया। मुस्कान ने फोन उठाया तो आवाज आई, बेटी, जल्दी से टीवी ऑन करो। क्या? लेकिन हुआ क्या? सवाल मत पूछो मुस्कान, न्यूज चैनल लगाओ अभी। मुस्कान ने जल्दी से टीवी चलाया तो सामने खबर आ रही थी, अदालत ने आज एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। एक वृद्ध औरत जिसकी उम्र दिल का दौरा पड़ने के कारण हुई है, उसके पति ने अपने बेटे पर ही उसकी हत्या का आरोप लगाया है और कोर्ट ने भी पुलिस को एफआईआर दाखिल करने का आदेश दिया है। और जानकर हैरानी होगी कि जिस पर हत्या का आरोप लगा है वह और कोई नहीं, बल्कि कैबिनेट सेक्रेटरी आदित्य कुमार है। इतना सुनते ही आदित्य और मुस्कान की हवाइयां भी उड़ गई। फिर टीवी स्क्रीन पर दिखाई दिए श्यामलाल जी। तो बताइए सर, जब आपकी पत्नी माधवी की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है तो अपने बेटे पर आप हत्या का आरोप कैसे लगा सकते हैं? देखिए मैडम, यह एक हत्या ही है। मेरे बेटे की लापरवाही के कारण ही मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है। यदि मेरी पत्नी को ठीक समय पर इलाज मिल जाता तो वह आज जिंदा होती। मेरा मानना है कि आज बहुत से बुजुर्ग ऐसी ही समस्याओं से गुजर रहे हैं और मैं इस बात का माननीय कोर्ट का आभारी हूँ
जो उन्होंने मुझे उन सब समस्याओं को सामने लाने का मौका दिया। मुझे पूरा यकीन है कि मुझे अदालत से न्याय जरूर मिलेगा। यह देखकर तो मुस्कान के पैरों तले जमीन खिसक गई और आदित्य के तो जैसे काटो तो खून नहीं हो। जब श्यामलाल जी घर लौटे तो उनके पास आदित्य का फोन आया। हेलो पिताजी, आप अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? फिर श्यामलाल जी ने कहा, बेटा अब तो अदालत में ही बात होगी, और फोन रख दिया। फिर श्यामलाल जी अपनी आराम कुर्सी पर बैठ गए। जैसे ही आंखें बंद की तो आंसुओं से सराबोर आंखों से आंसू निकलकर उनकी झुर्रीदार गालों को भिगो गए। धीरे धीरे एक आईएएस अधिकारी पर मुकदमे की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैलने लगी और इस कारण आदित्य को नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया। अब केस कोर्ट में आ गया तो श्यामलाल जी ने अपना केस खुद ही लड़ने का फैसला किया। हालांकि अपनी मदद के लिए उन्होंने वकील नियुक्त किया था। कार्यवाही शुरू हुई। सबसे पहले तो श्यामलाल जी ने अपने फैमिली डॉक्टर को बुलाया और पूछा, जिस दिन मैं अपनी पत्नी को लेकर आया था उस दिन क्या क्या हुआ था, आप सबको बता दीजिए। तो फिर डॉक्टर ने कहा, जिस दिन उन्होंने माधवी जी का चेकअप किया था तो श्यामलाल जी को बताया था कि उन्हें माइल्ड हार्ट अटैक आया था और उन्हें किसी अच्छे अस्पताल में दिखाने की सलाह दी थी। श्यामलाल जी के पास फीस के पूरे पैसे नहीं थे तो मैंने उनसे पैसे नहीं लिए थे। इस बात पर श्यामलाल जी ने कहा, जज साहब अब आप ही बताइए, अगर मेरे पास डॉक्टर की फीस भरने के पैसे नहीं थे तो कैसे अपनी पत्नी का इलाज अच्छे अस्पताल में करवाता। फिर श्यामलाल जी ने एक अन्य डॉक्टर को बुलाया और जज साहब को बताया कि यह उसी अस्पताल के डॉक्टर हैं जिस अस्पताल में वे अपनी पत्नी को इलाज के लिए लेकर गए थे। फिर अस्पताल के डॉक्टर ने अपनी गवाही में कोर्ट को बताया कि जब श्यामलाल जी अपनी पत्नी को लेकर आए थे तो उनके पास अपनी पत्नी के इलाज के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, इसलिए डॉक्टर ने इलाज करने से मना कर दिया क्योंकि यह अस्पताल के नियम के खिलाफ था। श्यामलाल जी ने मुझे बताया कि उनका बेटा एक आईएएस ऑफिसर है और वह अगले दिन आकर पूरे पैसे चुका देगा। परंतु जब अस्पताल मैनेजमेंट ने उन्हें अपने बेटे से बात करवाने को कहा तो काफी की देर तक तो फोन लगाते रहे पर अपने बेटे से बात नहीं करवा पाए। फिर श्यामलाल जी बोले, जज साहब मैं उस रात आदित्य को फोन लगाता रहा लेकिन उसने एक बार भी फोन नहीं उठाया, और फिर जब मैंने अपनी बहू मुस्कान को फोन लगाया तो उसने कहा कि आदित्य अभी किसी काम से ऑफिस के काम में व्यस्त हूँ। मैं उसे बताने ही लगा था कि बहुत इमरजेंसी की स्थिति है, लेकिन बिना सुने ही उसने फोन काट दिया। जज साहब पैसे के अभाव में कोई डॉक्टर मेरी पत्नी का इलाज करने को तैयार नहीं था। उसके बाद जब मैं अपनी पत्नी को लेकर सरकारी अस्पताल में जा रहा था उसी दौरान उसकी हालत बहुत अधिक गंभीर हो गई और रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। इस पर आदित्य के वकील ने अपनी दलील दी और श्यामलाल जी को दोषी ठहराते हुए बोला, लेकिन आपको उसी अस्पताल में रहकर आदित्य को फिर से फोन लगाना चाहिए था। कुछ समय बाद वह फोन का जवाब जरूर देता। आपकी जल्दबाजी के कारण आपकी पत्नी की मृत्यु हुई है। फिर श्यामलाल जी गुस्से से बोले, बिल्कुल गलत। जज साहब आप पूछिए डॉक्टर से कि मैंने कितनी देर वहां इंतजार की, कितनी बार अपने बेटे को फोन लगाया। जब कहीं से कोई मदद नहीं मिली तभी मैं अपनी पत्नी को सरकारी अस्पताल में लेकर जा रहा था कि शायद उसकी जान बच जाए। इससे ज्यादा इंतजार करता भी तो केवल इतना ही फर्क पड़ता कि मेरी पत्नी सड़क की बजाय अस्पताल में मर जाती। इन सब बातों को सुनने के बाद जज ने अगली हियरिंग की तारीख दे दी। सुनवाई खत्म होने के बाद जैसे ही श्यामलाल जी बाहर निकले तो मीडिया वाले उनका इंटरव्यू लेने को तैयार खड़े थे। एक आम आदमी होते हुए भी जिस तरह की दलीलें उन्होंने पेश की थी, बड़े बड़े वकील ने उनके आगे घुटने टेक दिए। अगली सुनवाई में जज साहब ने श्यामलाल जी से पूछा कि आखिर आप इस केस से चाहते क्या हैं।
तो श्यामलाल जी ने कहा, जज साहब, मुझे 2.5 करोड़ रुपए की रकम चाहिए। ये बात सुनकर जज साहब बोले, लेकिन इतने रुपए क्यों? तो श्यामलाल जी बोले, क्योंकि मैंने आज तक जितने भी पैसे अपने बेटे पर खर्च किए हैं वह कुल मिलाकर 2.5 करोड़ रुपए की रकम बनती है। तभी आदित्य का वकील बोला, मिस्टर श्याम, आप पागल हो गए हैं? आप जानते भी हैं आप कितने पैसे मांग रहे हैं? तो श्यामलाल जी बोले, जब आदित्य 5 साल का था तब हमें पता चला कि उसे दिल की एक गंभीर बीमारी है जिसका इलाज ऑपरेशन से ही संभव था और जिस पर लाखों रुपए खर्च होने थे। इतने पैसे मेरे पास नहीं थे, तो उसके इलाज के लिए हमने अपने गांव की जमीन बेच दी थी। अगर आज वह जमीन मेरे पास होती तो उसे बेचने पर मुझे लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए मिलते। इसलिए मुझे अपने बेटे से उस जमीन की आज की कीमत जितनी रकम चाहिए और साथ ही साथ मुझे वह रकम भी चाहिए जो मैंने अपने बेटे की पढ़ाई पर खर्च की है। आदित्य आईएएस बनना चाहता था, लेकिन इसके लिए उसे अच्छी कोचिंग की जरूरत थी जिसकी फीस इतनी ज्यादा थी कि मैं उसे अफोर्ड नहीं कर सकता था। इसलिए उसकी पढ़ाई के लिए मुझे लाखों का लोन लेना पड़ा। उस लोन की किस्त में आज तक चुका रहा हूँ। मेरी इतनी हैसियत नहीं थी, परंतु अपनी हैसियत से बाहर जाकर दिन रात मेहनत करके अपने बेटे को बड़ा किया और आज जब आईएएस ऑफिसर बन गया तो हमें उसी पुराने मकान में छोड़कर अपनी पत्नी के साथ आलीशान बंगले में रहने लगा। उसके बाद वह हमारी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए। अपने इकलौते बेटे का चेहरा देखने तक को हम तरस गए। हमें लोग कहते कहते श्यामलाल जी रुआंसे हो गए। इन सब बातों से मेरी पत्नी भी गंभीर चिंता में रहने लगी थी और शायद इसी कारण उसे हार्ट अटैक आ गया। फिर भरे गले से श्यामलाल जी बोले, जज साहब, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने माँ बाप को ही भूल जाते हैं। जिन माँ बाप ने दिन रात एक करके अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया, उन्हीं माँ बाप की बूढ़ी धुंधलाती आंखें बच्चों की एक झलक पाने को तरस जाती है। खैर, जिस इंसान पर मैंने अपनी मेहनत के पैसे खर्च किए, अगर उसे ही मेरी कदर नहीं है तो उसे वह सारे पैसे भी वापस लौटा देने चाहिए। श्यामलाल जी की यह दलील सुनकर कोर्ट में बैठे सभी लोगों की आंखें भी आंसुओं से भर आई। कोर्ट की सुनवाई के बाद आदित्य और मुस्कान थके हारे घर पहुंचे तो मुस्कान के पापा भी वहां पहुंच गए। मुस्कान किचन में चाय बनाने के लिए जाने लगी। तभी आदित्य ने कहा, मुस्कान, सच सच बताना, तुम्हें पता था ना कि उस अनजान नंबर से पिताजी ही फोन कर रहे थे? हाँ, मुझे पता था और मैं जानती थी कि अगर मैंने फोन उठाया तो पिताजी फिर से अपनी परेशानियों का दुखड़ा रोना शुरू कर देंगे, इसलिए मैंने फोन नहीं उठाया। मुस्कान चिल्लाई। लेकिन मुस्कान, सिर्फ तुम्हारी वजह से आज मैं इतनी बड़ी मुसीबत में फंसा हूँ। लेकिन इसमें मेरी कहाँ गलती है? जब उन्होंने पहली बार फोन किया था तब मैंने ही फोन उठाया था। क्या उस समय वह पूरी बात नहीं बता सकते थे कि माँ की तबीयत खराब है? फिर आदित्य अपने ससुर जी से बोला, पापा, मुझे लगता है कि जो पैसे मेरे पिताजी ने मांगे हैं मुझे उन्हें दे देने चाहिए। इस पर मुस्कान गुस्से से भड़कते हुए बोली, हरगिज नहीं। आज तक तुम्हारे पिता ने तुम पर जितने भी पैसे खर्च किए हैं वह उनका कर्तव्य था। सभी माता पिता अपने बच्चों के लिए करते हैं। उन्होंने कुछ नया नहीं किया जो खर्च के पैसे मांगने निकल पड़े हैं। ऊपर से जमाने भर में हमारी बेइज्जती करवा कर रखती। कान खोल कर सुन लो, जितनी बदनामी हमारी हुई है ना, अब तो मैं उन्हें एक पैसा नहीं देने दूंगी। शट अप मुस्कान, बंद करो अपनी बकवास, पहले ही मैं बहुत परेशान हूँ। आदित्य गुस्से से चिल्लाया तो उसके ससुर जी बोले, मेरे पास एक तरकीब है जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। कैसी तरकीब पापा? आदित्य ने पूछा तो उसके ससुर जी ने उसे सारा प्लान समझाया, जिसे सुनकर मुस्कान के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। आदित्य को भी बात पसंद आई तो उसके ससुर जी ने अपने मोबाइल से कहीं बात की और फिर फोन रखते हुए बोले, बस अगली हियरिंग में बाजी पलटी ही समझो। कोर्ट की अगली हियरिंग के लिए जब श्यामलाल जी कोर्ट में पहुंचे तो वहां खड़े सभी पत्रकार
न्यूज वीडियो बनाने लगे। तभी श्यामलाल जी के कानों में एक पत्रकार की आवाज आई, ऐसे नालायक बेटे को तो फांसी की सजा होनी चाहिए, जिसके कारण उसके पिता को इतना दुख झेलना पड़े। यह सुनते ही श्यामलाल जी पीछे मुड़े और बोले, आदित्य मेरा बेटा है। यह केस करने के पीछे मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं उसे एक सबक सिखा सकूं, न केवल उसे बल्कि आज की पीढ़ी को, जो समझती है कि बुजुर्ग लोग पुराने और बेकार हो चुके फर्नीचर की तरह हैं या फिर एक कबाड़ की तरह है। कार्यवाही शुरू हुई तो आदित्य के वकील ने खुद आदित्य को ही कटघरे में बुलाया और उसने बयान दिया कि उसके पिता श्यामलाल जी को भूलने की बीमारी है। यह सुनकर श्यामलाल जी की हैरानी का ठिकाना न रहा। उसके बाद आदित्य के वकील ने श्यामलाल जी के वकील से पूछताछ की और जब उनसे श्यामलाल जी के भूलने की बीमारी की बात पूछी तो उसने भी झूठी गवाही दे दी कि श्यामलाल जी बहुत सी बातें भूल जाते हैं। यह सुनकर श्यामलाल जी को बहुत गुस्सा चढ़ा। वह समझ गए थे कि उनके वकील का ईमान बिक चुका है और वह विरोधी टीम में शामिल हो चुका है। लेकिन श्यामलाल जी इस स्थिति के लिए भी पूरी तरह से तैयार थे। उसी समय वो खड़े हुए और अपने ही वकील से बोले, वकील साहब, आपने सही कहा, मुझे भूलने की बीमारी है। मुझे तो यह भी याद नहीं कि ये केस मैंने किस दिन फाइल किया था, लेकिन आपको तो याद होगा ना। श्यामलाल जी की यह बात सुनकर वकील हड़बड़ा उठा और थोड़े दिमाग पर जोर डालने के बाद बोला, शायद 17 या 18 अक्टूबर। जी नहीं, 20 अक्टूबर। अच्छा, यह बताइए कि केस की सुनवाई कौन कौन सी तारीख को हुई? श्यामलाल जी ने पूछा। तो वकील बोला, मेरी डायरी में सब लिखा है, अभी देखकर बता देता हूँ। अरे अरे, इतनी तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको याद नहीं तो मैं बता देता हूँ। 24 अक्टूबर, 4 नवंबर, 15 नवंबर और आज 27 नवंबर। अच्छा, यह बताइए कि हम दोनों अभी जिस टैक्सी में बैठकर आए हैं, उस टैक्सी का नंबर क्या था? इस प्रश्न पर वकील हैरान रह गया। तो फिर श्यामलाल जी बोले, चलिए मैं बता देता हूँ, MHO5EL5346। श्यामलाल जी की बात पर आदित्य और मुस्कान के साथ खड़ा। उनका वकील भी हैरान रह गया। उन्होंने साबित कर दिया था, उनकी याददाश्त बाकी लोगों से कहीं ज्यादा तेज। इसके बाद जज साहब अपने फैसले पर पहुंच गए और बोले कि आदित्य निर्दोष है। भले ही वह अपने माता पिता के प्रति लापरवाह रहा हो, लेकिन इस कारण उसे अपनी माँ की हत्या का दोषी करार नहीं दिया जा सकता। लेकिन आज तक जितने भी पैसे श्यामलाल जी ने अपने बेटे पर खर्च किए, वह पैसे आदित्य को उन्हें वापस लौटाने होंगे। यह फैसला सुनकर श्यामलाल जी की आंखों में आंसू आ गए और जज साहब के सामने हाथ जोड़ते हुए बोले, मैं जानता था कि आदित्य को कोई सजा नहीं होगी, परंतु मैं समाज में जागरूकता लाना चाहता था ताकि आज की पीढ़ी अपने माँ बाप की कद्र करे और उन्हें सम्मान दे। 2 महीने बीते तो एक दिन आदित्य के पास एक फोन आया। हेलो बेटा आदित्य, जन्मदिन की मुबारक हो। यह सुनकर आदित्य की को हैरानी का ठिकाना न रहा, क्योंकि आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसकी माँ माधवी जी की थी। माँ, आप जिंदा हैं? कांपते हुए आदित्य बोला। तो दूसरी ओर से श्यामलाल जी ने कहा, हाँ बेटा, तुम्हारी माँ जिंदा है, हमें छोड़कर वो कहीं नहीं गई। मैंने ही दुनिया वालों के सामने झूठ बोला था। यह सुनकर आदित्य की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और सामने खड़ी मुस्कान को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। आदित्य ने जब फोन रखा और यह बात बताई तो मुस्कान गुस्से से तमतमा उठी। यह सब करके तुम्हारे पिताजी ने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब मैं उन्हें दिखाऊंगी कि कोर्ट में किसी को कैसे घसीटा जाता है। यह तुम क्या कह रही हो मुस्कान? आदित्य बोला। तो मुस्कान ने कहा, तुम्हें अंदाजा भी है उनकी वजह से हमारी कितनी बदनामी हुई है। हर सोशल मीडिया साइट पर हमें ट्रोल किया जा रहा है। कहीं बाहर निकलती हूँ तो लोग मुझे देखकर तरह तरह की बातें करते हैं। अब तो घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। अब मैं उन्हें जेल भिजवाऊंगी। देखो मुस्कान, शांत हो जाओ। बिल्कुल नहीं, अब तुम देखते जाओ मैं क्या करती कहते हुए मुस्कान ने अपने पापा को फोन लगाया। अगले ही दिन पुलिस
श्यामलाल जी को गिरफ्तार करके ले गई और केस फिर से खोला गया। जैसे ही पुलिस सुनवाई के लिए श्यामलाल जी को अदालत में लेकर गए तो मीडिया वाले बोले, अरे बाबा, आपने ये सब क्यों किया? दुनिया वालों को आप पर कितना विश्वास था। तो श्यामलाल जी मुस्कुराते हुए बोले, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। सुनवाई के दौरान श्यामलाल जी ने सारी घटना की सच्चाई पूछी गई तो उन्होंने कहा, जब मेरी पत्नी को एक अस्पताल में इलाज देने से मना कर दिया गया तो मैं उसे ऑटो में बिठाकर दूसरे अस्पताल ले जाने लगा। माधवी बिल्कुल बेसुध हो चुकी थी और रास्ते में ही मैंने सोहन को फोन कर दिया था। वह सोहन जिसकी मैंने बरसों पहले थोड़ी सी मदद की थी, वह तुरंत मेरी मदद के लिए वहां पहुंच गया, जबकि मेरा अपना बेटा जो मेरा खून था, उसे मेरी परेशानियों से कोई सरोकार नहीं था। सोहन ने तुरंत अस्पताल में पैसे जमा करवा दिए और माधवी का इलाज शुरू हो गया। दूसरे दिन उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया तो मैंने उसे सोहन के साथ उसके घर पर भेज दिया। लेकिन आदित्य से मैं अभी नाराज था, क्योंकि उसके कारण आज उसकी माँ की मृत्यु भी हो सकती थी और उसे सबक सिखाने के लिए ही मैंने एक झूठा डेथ सर्टिफिकेट इश्यू करवाया ताकि मैं उसके खिलाफ एक केस फाइल कर सकूं। यह सारी बात सुनकर मुस्कान गुस्से से आग बबूला हो गई और बोली, देखिए जज साहब, सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। अपने ही बेटा बहू से ये लोग इस हद तक नफरत करते हैं कि पूरे शहर में उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ाकर रखते। आपसे गुजारिश है जज साहब कि आप इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दें और झूठ बोलकर जो पैसे इन्होंने लिए हैं वह ब्याज समेत हमें वापस दिलवाएं। माधवी जी, जो कोर्ट में बैठी सारी बातें सुन रही थी, अब चुप न रह सकी और कटघरे में आकर कहने लगी, हमारा बेटा आदित्य शादी के पूरे 5 साल बाद पैदा हुआ था। इसे पाने के लिए मैंने कितने व्रत रखे, कितनी पूजा की। उसके बाद कहीं जाकर भगवान ने मेरी सुनी। जिस बच्चे को हमने इतनी मन्नतों से पाया, इतने प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया, उसे उसके पैरों पर खड़ा किया, क्या हम उससे नफरत करेंगे? हमारा बेटा अफसर बन गया, हम लोगों से अलग हो गया, फिर भी हमारा प्यार उसके लिए कम नहीं हुआ। यह सुनकर आदित्य की आंखें आंसू से भर उठी। फिर माधवी जी बोले, और जहां तक रही बहू की बात, तो आदित्य तो फिर भी 6 महीने में एक बार हमसे मिलने आ जाता था, लेकिन बहू उसके साथ कभी नहीं आई। बेसन के लड्डू, देसी घी की पिनिया, नारियल की बर्फी, ये सब बहू को बहुत पसंद था। सब बनाकर भेजती थी मैं उसके लिए। साल पहले बहू बीमार पड़ गई। 1 साल पहले बहू बीमार पड़ गई, इतनी बीमार कि उसकी जान पर बनाई थी। और उसके ससुर जी नंगे पैर चलकर त्र्यंबकेश्वर मंदिर गए थे अपनी बहू की सलामती की प्रार्थना करने के लिए। और आज ये कहती है कि हम उनसे नफरत करते हैं। मुस्कान बहू, जो रुपए तुम अपने ससुर जी से मांग रही हो ना, उसमें से 1 पैसा भी अब उनके नाम पर नहीं है। यहाँ तक कि उन्होंने तो अपने बस्ती वाला मकान भी बेच दिया है। यह सुनकर मुस्कान का वकील बोला, झूठ, बिल्कुल झूठ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतने पैसे आपने खर्च कर दिए। तो माधवी जी बोले, लेकिन ये सच है। मेरे पति ने उन पैसों से एक बहुत बड़ा वृद्धाश्रम बनवाया है, जिसमें औलाद द्वारा दुत्कारे हुए बूढ़े लोगों के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध है, ताकि वह लोग अपने जीवन की संध्या बेला में आनंद से रह सके। उन्हें पता था कि उन्होंने अपराध किया है और एक दिन सच्चाई सबके सामने भी आएगी, लेकिन वे लाखों बुजुर्गों के परेशानियां, उनका दर्द, उनके दुख सबके सामने लाना चाहते थे और अपने इस मकसद में वह कामयाब भी हुए। यह सारी बातें सुनकर अदालत में बैठे सभी लोग तालियां बजाने लगे और शायद मुस्कान के कठोर हृदय में भी कुछ भावनाएं जागृत हो गई। खड़ी होकर वह बोली, जज साहब, मैं अपना केस वापस लेती हूँ, और कोर्ट से बाहर चली गई। तभी जज साहब बोले, केस तो वापस ले लिया गया है, लेकिन श्यामलाल जी ने जो किया उसे अदालत माफ नहीं कर सकती, इसलिए उन्हें 3 महीने की कैद की सजा सुनाई जाती है। श्यामलाल जी ने खुशी खुशी सजा स्वीकार की और 3 महीने बाद जब जेल से निकले तो सीधे अपने व्रत आश्रम में चले गए। उनके बेटा बहू ने आकर उनसे माफी मांगी और पुरानी बातें भूलकर उन दोनों को अपने साथ चलने को कहा। हालांकि श्यामलाल जी ने उन्हें माफ कर दिया था,
लेकिन वे उनके साथ चलने को तैयार नहीं थे। अब उन्होंने अपनी बाकी की जिंदगी वृद्धाश्रम में ही बिताने का फैसला कर लिया था। कुछ दिनों बाद कोर्ट के वही जज उनके वृद्धाश्रम में आए जिन्होंने श्यामलाल जी का मुकदमा सुना था। वृद्धाश्रम का माहौल देखकर जज साहब बहुत प्रभावित हुए। बीमार बुजुर्गों के लिए वहां डॉक्टर और नर्स का भी इंतजाम था। सभी अटेंडेंट्स बुजुर्गों का भरपूर ख्याल रख रहे थे। परिवार जैसा माहौल बना हुआ था। जब श्यामलाल जी ने जज साहब को देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। फिर जज साहब बोले, श्यामलाल जी, मैं यहाँ आया था आपका शुक्रिया अदा करने। मेरा बेटा जो बेंगलुरु में नौकरी करता है, महीने में या एक दो बार बड़ी मुश्किल से फोन किया करता था, लेकिन जब से तुम्हारा केस सामने आया उसके बाद से वह मुझे दिन में 2 बार फोन करने लगा है। और तो और हर वीकेंड पर पत्नी और बच्चों के साथ मुझसे मिलने भी आता है। इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। कहते हुए जज साहब ने श्यामलाल जी को गले लगा लिया। उस समय श्यामलाल जी के चेहरे पर मुस्कान और आंखों में खुशी के आंसू थे। तो दोस्तों, आज की कहानी यही समाप्त होती है। यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर दें। राधे राधे प्यारे दोस्तों।